सफरनामा का एक कारवा आज हमारा पहुंचा है गुड़गांव विधानसभा पर। गुड़गांव विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी जो जाने तो जाते हैं पहलवान के नाम पर, लेकिन इस बार वो राजनीति में कौन कौन से दांव लगाने वाले हैं वो हम उनसे जानेंगे। उन्होंने पहले बादशाहपुर से 10 साल मेहनत की, बादशाहपुर विधानसभा में 10 साल लगाए, जनता की सेवा करी, लेकिन अचानक वो गुड़गांव विधानसभा में क्यों आ गए? उनका बचपन कहां बीता, कितनी उन्होंने पढ़ाई की है, कैसे वो राजनीति में आ गए, आज ये सब बातें हम उनसे जानेंगे। गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और युवा दिलों की धड़कन मुकेश शर्मा हमारे साथ है। मुकेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव न्यूज़ में। मुकेश भाई, कैसे आपने शुरुआत की राजनीति की? आप तो पहलवान थे, पहलवानी से आप राजनीति में क्यों आ गए? मेरे को बचपन से शौक था राजनीति का। मैं हॉस्टल में था आर्मी के अंदर, आर्मी में रहा, तो मैं जैसे वहाँ से आया तो आते ही मैंने सबसे पहले राजनीतिक फील्ड ज्वाइन की और मैं 17-18 साल रेसलर रहा। मैं गुड़गांव केसरी काफ़ी दफ़ा रहा, मेरा नेशनल में गोल्ड रहा काफ़ी। और उसके बाद मैं फिर राजनीतिक फील्ड में आ गया था। मैं 2000 में राजनीतिक फील्ड में एक्टिव मेंबर था और फिर मैं युवा मोर्चे का कार्यकारी सदस्य बना और फिर मैं राष्ट्रीय टीम में रहा युवा मोर्चे की। मैं युवा मोर्चे के खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्र का संयोजक रहा, प्रदेश का संयोजक रहा सपोर्ट सेल का, फिर मैं प्रदेश का सचिव रहा। मतलब संगठन की हर जिम्मेवारी पे मैंने निभाई है। मैं कई प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में जाके विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया, मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ाया, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में राजनाथ जी का चुनाव में रहा। उसके बाद फिर मैं आसाम के चुनाव में भी रहा, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी रहा और नई दिल्ली लोकसभा भी मेरे पास थी और गुड़गांव लोकसभा तो आप देख ही रहे हो लगातार 14, 19 और 24। तो कहां से आपने पढ़ाई की? पहलवानी की लाइन में आप कैसे गए? परिवार का बैकग्राउंड क्या है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरी जॉइंट फैमिली थी। मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे। मेरे ताऊ जी गुजर गए थे जंग उनके 1 साल का बेटा था, वो भी बाबूजी ने, हम 3-4 भाई खुद है। अच्छा। तीन भाई हैं, बहनें हैं, भाई ताऊ जी का बेटा है, चाचा का बेटा है। तो ऐसे करके हमारी पूरी परिवार जॉइंट फैमिली है। अच्छा। सारे मेरे पिताजी उस टाइम सब करता धरता थे, बड़े थे, तो उन्होंने सारा काम किया। मुझे हॉस्टल में चढ़ा दिया, शुरू से पहलवानी के लिए लगा दिया। तो हमने हॉस्टल में कहाँ रहे आप? मैं बरेली रहा, जाट सेक्टर में। अच्छा। मेरा आर्मी के अंदर हॉस्टल था, बॉयज सपोर्ट्स कंपनी आर्मी के अंदर। अच्छा। तो मेरा सारा डिसिप्लिन वगैरह जो भी मैंने वहाँ से सीखा है तो वो सब आर्मी का है। मेरा बचपन आर्मी में बीता है। मैं 12 साल का फौज में भर्ती हो गया था। 12 साल के कैसे फौज में भर्ती? एक छोटे बच्चों की सपोर्ट्स की कंपनी खुली थी, बॉयज सपोर्ट्स कंपनी। अच्छा। उसमें 1 लाख बच्चों में से सिर्फ मात्र 14 बच्चे भर्ती हुए थे पूरे ऑल इंडिया में से। और उन 14 में आप थे? उस 14 में मैं था, मेरा 8वां नंबर था। पहलवानी आपने वहीं से सीखी? पहलवानी में पहले करता था और वहाँ भी पहलवानी से ही मैं भर्ती हुआ था। अच्छा, तो पहलवानी में किस तरह के आपने दाव पेच रखे? कितने साल आपकी पहलवानी? कौन से पहलवानी मैंने 17 साल किया। अच्छा। और 17 साल में मैंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां जताई है। मैं गुड़गांव केसरी मैंने अभी बताया, मैं हरियाणा केसरी रहा, मेरा दिल्ली में मेडल रहा, मेरा नेशनल में मेडल रहा। तो मैं एक अच्छा रेसलर था, रेसलर भी था और उसके साथ साथ अच्छा अपने जो मेरे संस्कार थे वो बहुत अच्छे थे। मैं रेसलिंग के साथ साथ, एक तो सबसे बड़ी बात है आदमी रेसलिंग करता है उसके बाद व्यापार उसका कोई करने लग जाता है साथ के साथ। ना मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा व्यापार किया और मैं हमेशा नशे से बचा रहा। और मैं आज भी यंग पीढ़ी को बोलता हूँ, नशे से जितना बचोगे उतना अच्छा रहेगा। कहते हैं कि पहलवान बुद्धि होती है, उनका तो ना तो इतना वो रहा कि राजनीति में जाएं, लेकिन अचानक पहलवानी करते करते, आप बता रहे 17 साल बहुत लंबा समय होता है पहलवानी के लिए, लेकिन फिर आप राजनीति में कैसे एंटर हो गए? पहले ही सोच लिया था स्कूल टाइम में या पहले ही ऐसा इंसिडेंट हुआ कि नहीं अब राजनीति में जाना चाहिए मुझे? एक मेरी फाइट थी, वो थोड़ी सी बाउट राजनेता के कारण है ना वो होगी थी, तो मुझे उसी दिन से ले ली कि आज के बाद है ना रेसलिंग नहीं करनी, सिर्फ राजनीति करनी है। क्या किस्सा था बताएं जरा। वो मेरी एक फाइट थी गढ़ी गांव में। अच्छा। उस दौरान वो फाइट मेरी वैसी होगी थी तो वो नेता ने दूसरे के पक्ष में दिला दी। मैं उस नेता का नाम लेना चाहता। अच्छा। लेकिन उसी दिन से मैंने तुरंत अपने मन में सोच ली थी कि उसी दिन मैंने दूसरे दिन अपने बोर्ड लगा दिए थे युवा नेता के। जब तक तो मैंने बीजेपी के लिए कार्य करता था लेकिन एक्टिव नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने बीजेपी पूरे जोर शोर से ज्वाइन की और मैं तुरंत ही बीजेपी। मतलब पहलवानी में अगर राजनीति चल गई तो आपने सोचा कि राजनीति बढ़िया है इसलिए राजनीति में जाना। वो किसी के साथ अत्याचार होता तो आदमी कुछ ना कुछ कदम उठाता है। तो आपके साथ पहलवानी में अत्याचार हुआ और वो भी राजनीति के कारण। तो मैंने उसी दिन से सोच लिया कि आज के बाद सिर्फ नेता ही बनना है
और उस नेता के सामने मैं चुनाव भी लड़ा हूँ 2009 का। अच्छा। हाँ, लेकिन ये रहा कि सब उस टाइम का अलग माहौल था। और लेकिन आज भी मुझे लगता है कि वास्तव में जिस हिसाब से मैं कार्य करता हूँ, फिर मैंने आर्मी के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है, मेरा डिसिप्लिन बहुत मजबूत था। और मैं उस दौरान के आने के बाद फिर मैंने अपना यहाँ परिवार भी सारा, रेसलिंग भी साथ साथ करता रहा, अपनी एजुकेशन भी साथ के साथ करता रहा। और मुझे लगा कि जितना मेरे पिताजी की जो क्षमता थी उसके हिसाब से मैं एक साधारण से परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। आपको ग्रामीण क्षेत्र का पता ही है सब लोगों को, लेकिन मैंने अपनी पार्टी के लिए इतना वक्त दिया है कि 25 साल का समय थोड़ा नहीं होता। 25 साल में मैंने अपने संगठन के बारे में एक एक विषय के बारे में अच्छी तरह पता है। और मुझे पता है राजनीतिक में हर फील्ड के लोग अलग अलग, जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली आज तक पार्टी में, उस संगठन के लिए, उस अपनी पार्टी के लिए, उस कार्य के लिए मैंने अपना 100 दिया है। श्याम परिवार आपने बनाया, श्याम बाबा के बड़े भक्त हैं आप, कैसे भक्ति की राह पर चले? मेरे इष्ट देव है बाबा श्याम, और हमें लगा कि बाबा श्याम कलयुग के सबसे बड़े देव हैं। स्वयं मैं नहीं बोल रहा, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि मेरा सबसे प्रिय नाम है श्याम नाम, और बरबरी तेरी मेरे नाम से सबसे ज्यादा पूजा होगी। तो हमने लगा कि बाबा को बहुत कम लोग जानते थे। जब मैं गुड़गांव में बाबा के वहां जाता था तो लोग कहते थे ना मेरा कौन सा देव है, ना हाथ है ना पैर है, शीश दिखाई देता था। तो मैंने कहा ये कलयुग के सबसे बड़े देव हैं। उसी दिन से मैंने खाटू में बस यात्रा शुरू की। आज मैं 13 लाख के करीब लोगों को दर्शन करा चुका हूँ। 12,93,000 कुछ जो लिखित में है भाई का, इतने लोगों की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ऐसे बस ले जाके दर्शन करा चुका हूँ। अच्छा, मुझे अभी भी याद है, चूंकि मैं बादशाहपुर का रहने वाला हूँ और पहले आप बादशाहपुर विधानसभा से काफी समाज सेवाएं कर चुके हैं। जागरण होते थे बाबा श्याम के, तो मुझे जैसा याद है कि शायद आपने कोई जागरण छोड़ा नहीं। हर जागरण में मैं हर जागरण में जाता हूँ, चाहे बादशाह हरियाणा में कहीं भी हो, बाहर भी हो। अब आसाम मेरा क्या लेना देना, मैं आसाम भी जागरण में जाता हूँ, मैं बंगाल भी जागरण में जाता हूँ, क्योंकि मेरा बाबा से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि वास्तव में गुड़गांव में कहीं भी हो, 5 लोगों भी जागरण में निमंत्रण होगा ना, तो एक निमंत्रण मेरा भी होगा उस 5 लोगों में। अच्छा, एक नेता हमने ऐसा देखा है आपके जैसा, आप जो है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, कि आप पहलवानी भी कर चुके हैं, नेतागिरी भी कर रहे हैं, जागरण में जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, आप गायक भी हैं। लगता है मैं अच्छा सिंगर भी हूँ। मैं अच्छे भजन सुनाता हूँ बाबा श्याम के, और मुझे जो भजन एक बार याद हो जाता है, मैं दोबारा उसको कभी अपने मोबाइल में देखता भी नहीं हूँ, मेरे कंठा सिर याद हो जाता है। उसका प्रकोप ये है कि मेरे नाना जी जो थे वो हरियाणा के सूर्य कवि थे, पंडित लक्ष्मीचंद जी, और हम उनके वंशीज हैं। तो हमें लगता है कि हमें संगीत से पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो इसलिए मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, लोग मुझे बोल देते हैं कि अभी बाबा श्याम का आप भी भैया कुछ ना कुछ सुना के जाओ, तो मैं जरूर सुनाता हूँ लोग। तो जैसा आपने जिक्र किया कि आप पंडित लक्ष्मीचंद के परिवार से संबंध रखते हैं, आपका नाना जी रहे हैं, तो केवल भजन ही आप गाते हैं बाबा श्याम के, या कभी कभी रागनियां भी गुनगुनाते हैं? कभी नहीं, रोज गुनगुनाता हूँ। मन में जब भी भाव आता है तो उनका मकसद है कि वो हमेशा हरियाणा की संस्कृति आदमी जुड़ा रहता है, उनको हम इसलिए याद करते हैं। अब तो 25 साल से लगातार राजनीतिक फील्ड में हम सब लोग। अच्छा, 2009 में आप बादशाहपुर से चुनाव लड़े, फिर 2014 में आपने डिमांड की टिकट आपको मिली, आप निर्दलीय चुनाव लड़ाने लगे। फिर अब 10 साल के बाद बादशाहपुर छोड़कर गुड़गांव में कैसे शिफ्ट हुए, कोई खास रीजन? हमारा एक कारण था, बादशाहपुर इंडिविजुअल एक समाज के बारे में ये कहा जाता था कि भाई इनकी टिकट फाइन वहां से होती है। उसका कारण ये था क्योंकि पॉपुलेशन भी उनकी ज्यादा है और हक भी था उनका। मेरे को बाद में पता चला, मुझे तो 9 में पार्टी ने टिकट दे दी। उस कारण से मैंने दिन रात मेहनत की। बादशाहपुर में मैं आज भी 5 लाख वोटरों में से 3 लाख वोटर के भी नाम से ही जानता हूँ। और आज गुड़गांव में भी यही कंडीशन है, 4.5 लाख वोटे हैं, मैं 2-2.5 लाख लोगों के भी नाम से ही जानता हूँ। परिवार की तरह मेरा उनसे लिंक है। मैं राजनीतिक जो करता हूँ वो परिवारिक की तरह करता हूँ। आपका गांव डूंडाहेड़ा है, तो आप बादशाहपुर विधानसभा में आता है, इसलिए फिर वहां प्रेफरेंस रही। यहाँ मैं लगातार 14 से मैं यहाँ कंटिन्यू यहाँ पे हूँ, और मैंने 18 घंटे वर्किंग की है गुड़गांव में। जो सर्वे हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, हर एक इंसान, देखो लोकतांत्रिक अधिकार है सबका, सब लोगों ने टिकट मांगी। टिकट में जो सर्वे में टॉप आया उनको टिकट मिली। सर्वे में मैं टॉप था, मुझे ये पक्का विश्वास था अगर जो सर्वे के हिसाब से टिकट दी जाएगी तो मेरी 100% थी। और मैंने राव इंद्रजीत जी के लिए लोकसभा में दिन रात मेहनत करके गुड़गांव में इतनी बड़ी जनसभा की, उनके लिए काम किया, और
उनका आशीर्वाद ईश्वर की दया से मेरे ऊपर पूरा है। सिर्फ सर्वे ही मेहरबान रहा आपके ऊपर या इंद्रजीत की राव साहब का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा, क्योंकि देखो काम किया था हमेशा। हमारे क्षेत्र के वो एमपी भी हैं, हमारे कैबिनेट के मंत्री भी हैं, और उनसे पूछा भी जाता है भाई बताओ आप अपनी लोकसभा में क्या चल रहा है। तो राव साहब ने मेरे से हक से मेरा नाम कहा कि भाई मुकेश ने मेरे लिए मेहनत भी की है और 25 साल से लगा हुआ है। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट देना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, आपने जैसे शुरू में कहा कि बचपन से ही आपकी इच्छा हो गई पहलवानी के बाद कि मुझे राजनीति में जाना है। क्या परिवार से भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड में आपके रहा है? मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे हैं। अच्छा। 2 दफा। मेरे फादर साहब गांव के सरपंच रहे हैं डुंडेड़ा के। तो परिवार में किसी ना किसी में ना वो आ जाती है कि भाई वो सामाजिक सेवा करते थे। मेरे दादा भी बहुत सामाजिक थे। तो हमारे गांव में आज भी ये चर्चा का विषय है कि हम सब लोग बिल्कुल शुरू से ही अपने सब जो भी कोई मिलने वाले होते हैं हम उनको बिल्कुल परिवार की तरह डील करते हैं सब। वो सवाल का जवाब जरा दे दीजिए, बादशाहपुर छोड़ के गुड़गांव कैसे आ गए? बादशाहपुर छोड़ के गुड़गांव मैंने आपको बताया ना भाई, हमारी टिकट का मामला था। हमें लगता था कि बादशाहपुर से हमारी टिकट नहीं होगी। अच्छा। किसी समाज का इंडिविजुअल नाम आ जाता है। अब भी देख लो, 14 में भी यहाँ राव नरवीर की टिकट हुई, 19 में भी मनीष यादव की टिकट हुई, अब 24 में भी राव नरवीर की टिकट हुई। यादव बहुली क्षेत्र है, इसलिए मेरी टिकट नहीं होनी थी। वो मेहनत में वहां करता व्यर्थ जाती, इसीलिए मैंने पूरी मेहनत अपनी यहाँ फील्ड में की। और आज पार्टी ने भी मेरे बारे में गुड़गांव में सोचा। समाज सेवा के तौर पर, समाज सेवक के तौर पर आपने कौन कौन से काम किए हैं और इच्छा ये क्यों है कि एमएलए बनकर ही काम करना है? समाज सेवा तो आप इतने सालों से करते आ ही रहे हैं। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। समाज सेवा की एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि कई बार आदमी को ना एक ओरे की जरूरत होती है, बिना ओरे के वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने समाज में जो कार्य किए, मैंने अपने जैसे रोजमर्रे की जो चीजें हैं, मुझे लगा कि यार यहाँ शिविर की सफाई की दिक्कत है, मैंने खुद की अपनी जेट मशीन खरीदी। मैंने लोगों को काम कराने के लिए बोला। कहीं मुझे लगा कि अपने निजी कोष से रोड बनवाने, वो बनवाए। मुझे लगा कि वास्तव में इस क्षेत्र में पार्क वार्क डेवलप होने चाहिए, वो मैंने कराए, लाइटें लगवाई। लेकिन एक लिमिट होती है ना। अब जब बड़े कार्य कराने हैं, जो मेरा विजन है, उस विजन के तो मैं एक भी काम नहीं करा पा रहा। जो मेरा गुड़गांव के लिए विजन है, उस विजन के लिए मैं एक भी काम जब करा सकता हूं जब मेरे पास कोई पावर होगी, जब मैं विधानसभा में जाके बोल सकता हूं अपने हकों की लड़ाई के लिए। अब मेरा मानना यह है कि गुड़गांव के कार्य कराने के लिए मुझे आज पार्टी ने टिकट दी है, और टिकट जो दी है, उम्मीदवार बनाया है, तो मैं तो एक ही सभी देवतुल्य जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करता हूं कि 25 साल का संघर्ष है, अब की बार आप गुड़गांव विधानसभा से मुझे मौका दें। पहलवानी में आपके ऊपर राजनीतिक दाव चला, अब आप राजनीति में हैं, क्या यहाँ पे पहलवानी के दाव चलाएंगे? ऐसा है, पहलवानी तो एक मेरा कार्य था। पहलवानी का दाव का मकसद होता है मैट के ऊपर या किसी दंगल में। यहाँ है बुद्धि का खेल। हम अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करेंगे। और जैसा भी आपने बताया कि भाई पहलवानों के अंदर बुद्धि का थोड़ा वो रहता है, मैं कहता हूँ पहलवानों जितना दिमाग बहुत कम लोगों में होता है। सामने जब उसकी फाइट होती है तो उसको ये नहीं पता वो कौन सा अटैक करेगा, कौन सा दाव लगाएगा। पहलवान को डिफेंस भी करना है, उससे बचना भी है। यही राजनीतिक फील्ड का है। नहीं पता कौन सी पार्टी का इंसान कौन सा दाव लगाएगा, तो मुझे बचना भी आता है और दाव लगाना भी आता है। हाँ, तो वही सवाल मेरा था कि पहलवानी के दाव यहाँ इस्तेमाल करेंगे आप? वो तो राजनीतिक दाव लगाएंगे ना। तरीका हो गया, तरीका हो गया। कंसंट्रेशन जो आपके पहलवानी में रहता है, हाँ, वो कंसंट्रेशन वो बचना भी है लोगों के। जो लोग बहुत आजकल वैसे हैं, लेकिन उनको प्यार से, धैर्य से और अच्छी वाणी से उनका जवाब भी देना है। तो जिनसे बचना है वो लोग बीजेपी में ही है या अपोजिशन में? अभी कोई दिक्कत, अब तो सब स्पष्ट ही हो गया आपके सामने। हमारी पार्टी का जो भी कोई कार्य करता है वो आज हमारे साथ लगा हुआ है। गुड़गांव की चारों विधानसभा में सब लोग पूरे मन से लगे हुए हैं, और हम भी अपने मन से अपने कार्य को कर रहे हैं। और आप देख रहे हो इतना प्रेम, आप किसी भी हमारी सभा को उठा के देख लो, हर सभा में 2-2 हजार के करीब लोग हैं। तो ये सोच लो हमने कितना 25 साल में कुछ ना कुछ कमाया। हमने पैसे नहीं कमाए, हमने परिवार कमाया। एक आखिरी सवाल, किससे आप मुकाबला मान रहे हैं अपनी इस विधानसभा में? अभी तो हम अपने, आपसे सच बोले तो सुनील जी, हम अपना किसी से भी कोई मुकाबला नहीं मान रहे हैं। एक तरफा चुनाव है गुड़गांव का,
90 की 90 विधानसभा में हम सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, आपने एक सभा में जिक्र किया था कि आप दूध वाले के बेटे हैं। जी। आपने कहा था कि जब चाय वाले के बेटे को आप जी, प्रधानमंत्री जी, बना जी, सकते जी। हैं तो दूध वाले के बेटे को हाँ, आप मेरे पिताजी गांव में जब रहते थे तो जब हमारा उद्योग विहार शुरू हुआ तो हमने क्या कहता, हमारे पशु बहुत ज्यादा रखते थे हम सब लोग, भैंस गाय सब लोग। भाई हमें लगता था कि हमें गौ माता से हमें प्रेम भी बहुत ज्यादा था, तो गौ माता हमारे वहाँ रहती थी, घर के लिए पर्सनल भी भैंसों का बहुत ज्यादा वो रखना था। तो उस दौरान हमारे यहाँ पर हमारा व्यापार जो था वो दूध का ही था। भाई घर में सब अच्छा दूध हुआ तो लोग बाहर से रेंट पे जो ले रहे थे तो दूध लेने भी आएंगे, तो उनसे दूध का हमारा कार्य था। हमारी खुद की आटा चक्की थी, हम तो खुद सिंपल बताने लग रहे हैं, सिर्फ एक साधारण से परिवार से थे, तो जो आटा चक्की थी तो लोग आटा पिसवाने के लिए आते थे। हमारी खुद की वहाँ पर हमने खुद काम किया है, हमने खुद आटा पीसा है, हमने खुद दूध बांटे हैं लोगों के घरों में जा जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार ने जो जिम्मेवारी लगाई, और काम करने के लिए काम कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम काम होता है। इंसान को अपने आप को सदा ये सोचना चाहिए कि जिस परिवार से मैं रहने वाला हूँ, मैं एक साधारण से परिवार से, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे फादर साहब के पास, ना मेरे दादाजी के पास, ना इतनी बड़ी कोई लैंड थी। हम तो सिंपल अपना करके खाया है जीवन में, और आगे की भी यही वो है कि सादगी में रहेंगे और अपना लोगों के लिए काम करेंगे। आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो मुकेश शर्मा, जो कि गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो इस बार दावा कर रहे हैं कि वो इस विधानसभा को एक तरफा जीतेंगे, किसी से भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। सफरनामा का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और प्रत्याशी के साथ, जानेंगे उनके जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। इस वीडियो के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।